हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है बच्चों, और आप सभी को पता है कि क्लास 12th में आपका चैप्टर चल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया। इस चैप्टर में आपको प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में जानना है, फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में आप सभी पढ़ चुके हैं। मेल गैमीटोफाइट का निर्माण, फीमेल गैमीटोफाइट का निर्माण, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बनने वाले मेल और फीमेल गैमीटोफाइट का एक दूसरे तक पहुंचना ताकि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो सके, होता है आपका पॉलिनेशन के प्रक्रिया के द्वारा। और उसके बाद मेल और फीमेल गैमीटोफाइट का फर्टिलाइजेशन होना, है ना, यानी पॉलन ग्रेन्स का एम्ब्रियो सैक तक पहुंचना, पॉलन ट्यूब के माध्यम से मेल गैमीट्स का ट्रांसफर हो जाना और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी होना। यहाँ तक आप पढ़ चुके हैं। कल हमने डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में जाना था, जो कि बहुत ही स्पेशल टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है, जिसमें दो मेल गैमीट्स फ्यूजन करते हैं। एक मेल गैमीट आपका एग सेल के साथ फ्यूजन करता है, एक डिप्लॉयड जाइगोट बनाता है जो बाद में आगे चल के एम्ब्रियो बनता है। और दूसरा मेल गैमीट जो है वो मेल गैमीट क्या करता है, सेंट्रल सेल जो होती है उसमें दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, उनके साथ ये फर्टिलाइजेशन करता है। तो दो पोलर न्यूक्लियाई पहले से हैं वहां पर हैप्लॉइड नेचर के, और एक मेल गैमीट जो हैप्लॉइड नेचर का है। तो वो क्या हो गया, वो उसमें एक न्यूक्लियाई दो न्यूक्लियाई के साथ अटैच होकर 3n यानी ट्रिप्लॉइड, जो प्लॉइडी उसकी होती है वो ट्रिप्लॉइड हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से एक ही समय पे डबल फर्टिलाइजेशन, दो निषेचन होते हैं, इसलिए इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन का इवेंट कहते हैं। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, एक बार पूरा चैप्टर रिवाइज करते हुए, क्योंकि अब आपका चैप्टर धीरे धीरे खत्म होने वाला है। बच्चों, आपका स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर आप देख रहे हैं। टिपिकल फ्लावर के 4 वॉल्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूशियम एंड गायनीशियम। एंड्रूशियम जो होता है वो आपका मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, आपका किसी भी फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसमें स्टेमेंस का एक चक्र पाया जाता है, जिसमें स्टेमन में आपका फिलामेंट होता है और एंथर होता है। फिलामेंट जो है वो एक लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक होता है, और उसका प्रॉक्सिमल एंड जो है वो थैलेमस से अटैच होता है या फ्लावर के पेटल से अटैच होता है। एंथर क्या है, टर्मिनली एंड टिपिकली बाइलोब्ड होता है और डाइथीकस होता है। लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव उसके साथ रन कर रही होती है और जो थीका को सेपरेट करती है। अगर हम एक एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं तो एक एंथर के अंदर टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है, दैट इज 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, और वो दो कॉर्नर्स पे मौजूद होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप टू पॉलन सैक्स, माइक्रोस्पोरेंजिया पॉलन सैक पे डेवलप होते हैं लॉन्गिट्यूडनली और ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विद पॉलन ग्रेन्स। उसके अंदर पॉलन ग्रेन्स जो है वो भरे हुए होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम कैसा होता है, जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है वो आपका 4 वॉल लेयर्स होती है। उसके अंदर पहली होती है इपीडर्मिस, सबसे बाहर वाली लेयर, उसके अंदर की लेयर को हम एंडोथीशियम कहते हैं, उसके अंदर की लेयर को हम मिडिल लेयर कहते हैं, और लास्ट वाली लेयर जो सबसे अंदर की लेयर होती है उसे हम टेपिटम कहते हैं। जो टेपिटम होती है ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लेयर होती है, जो क्या करती है, बाहर की तीनों लेयर्स तो प्रोटेक्शन देने का काम करती है, लेकिन अंदर वाली जो लेयर होती है वो क्या करती है, वो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को नरिशमेंट देने का काम करती है। सेल्स ऑफ द टेपिटम कंटेन डेंस साइटोप्लाज्म, उसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है और जनरली उसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी पाया जाता है। अगर हम बात करें कि यंग एंथर की, तो ईच माइक्रोस्पोरेंजियम हैज स्पोरोजिनस टिश्यू, हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम में स्पोरोजिनस टिश्यू पाया जाता है सेंटर में, और वो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं डिप्लॉयड सेल्स, और वो डिप्लॉयड सेल्स स्पोरोजिनस सेल्स कहलाते हैं। अब डिप्लॉयड सेल्स में मेयोटिक डिवीजन के द्वारा माइक्रोस्पोर्स का निर्माण होना,
पॉलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर का निर्माण होना मियोसिस डिवीजन के द्वारा, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम इसको रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है कि जब एंथर मैच्योर हो जाता है और डिहाइड्रेट होने लग जाता है तो माइक्रोस्पोर्स जो है वो डिसोसिएट हो जाते हैं एक दूसरे से और पॉलन ग्रेन्स के रूप में डेवलप होने लगते हैं। Each microsporangium contains thousands of pollen grains. They are released with the dehiscence of the anther. जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। इसको अगर हम ब्रीफ में थोड़ा सा जूम करके देखें तो ऐसे सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस लेयर होती है, उसके अंदर की तरफ एंडोथीशियम, उसके बाद मिडल लेयर होती है और उसके बाद टेपिटम लेयर होती है और उसके बाद अंदर की तरफ टेपिटम लेयर के अंदर की तरफ माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट होती है। और ये आपका जब डेहिसेंस हो गया होता है किसी एंथर में तो इस तरह से ये यहाँ पे डेहिसेंस होने के बाद खुल जाता है और पॉलन ग्रेन्स जो है वो सारे बाहर आ जाते हैं। और पॉलन ग्रेन के अंदर आप देख रहे हैं कि इस तरह से एक जेनरेटिव सेल होती है और एक वेजिटेटिव सेल भी प्रेजेंट होती है। पॉलन ग्रेन जो है वो जनरली स्फेरिकल होता है। अलग अलग स्पीसीज के पॉलन ग्रेन्स की संरचना अलग अलग देखी गई है। 25 से 50 मिलीमीटर के डायमीटर में ये पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म is surrounded by a plasma membrane. A pollen grain has a two-layered wall. pollen grain की two-layered wall होती है, एक्साइन और इंटाइन, एक बाहरी लेयर और एक अंदरूनी लेयर। जो बाहरी लेयर होती है pollen grain की, the hard outer layer made up of sporopollenin, वो किसकी बनी हुई होती है? sporopollenin की बनी होती है। that is highly resistant organic material in the whole globe. और किसी भी हाई टेम्परेचर में या स्ट्रॉन्ग एसिड्स में या अल्कलाइन में ये डिग्रेड नहीं होती है। एंजाइम्स भी उसको डिग्रेड नहीं कर सकते हैं, किसको? स्पोरोपोलेनिन को। अब स्पोरोपोलेनिन को अगर कुछ भी डिग्रेड नहीं कर सकता है तो पॉलन ग्रेन के अंदर का जो मटेरियल है वो बाहर कैसे निकलेगा? तो एक्साइन में अपर्चर्स होते हैं जिन्हें हम जर्म पोर्स कहते हैं, जहां पे स्पोरोपोलेनिन जो है वो एब्सेंट होती है। पॉलन ग्रेन को हम प्रिजर्व कर सकते हैं, क्यों? स्पोरोपोलेनिन की प्रेजेंस के कारण। और एक्साइन जो है वो अलग अलग पैटर्न्स में, अलग अलग डिजाइन्स में, अलग अलग स्पीसीज में पाए जाते हैं। पॉलन ग्रेन की जो इनर वॉल होती है वो थिन होती है और कंटिन्यूअस लेयर होती है, यानी कि वो कंप्लीटली कवर्ड होता है, सेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई होती है। मैच्योर पॉलन ग्रेन कंटेन्स 2 सेल्स। मैच्योर पॉलन ग्रेन जो होता है उसमें 2 सेल्स पाई जाती हैं। पहला होता है वेजिटेटिव सेल। इट इज बिगर, हैज अबंडेंट फूड रिजर्व्स एंड अ लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस। और जेनरेटिव सेल में क्या प्रेजेंट होता है? इट इज स्मॉलर एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। इट इज स्पिंडल शेप्ड विद द dense साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस। पॉलन ग्रेन जो है ज्यादातर 60% एंजियोस्पर्म्स में पॉलन ग्रेन जो है वो अपने 2 सेल्ड स्टेज में ही झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। लेकिन जो कुछ 40% बचते हैं उनमें जेनरेटिव सेल डिवाइड हो जाती है माइटोटिकली टू गिव 2 मेल गैमीट्स और उसके बाद पॉलन ग्रेन 3 सेल्ड स्टेज पे झड़ते हैं। The shed pollen grain have to land on the stigma before they lose viability, यानी कि वो अपने जीवन के समाप्त होने के पहले ही इनको स्टिग्मा पे लैंड करना होता है। द वाइबिलिटी पीरियड क्या है? वाइबिलिटी पीरियड पॉलन ग्रेन की अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होती है, वो तापमान पर और ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करता है ना। वाइबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स ऑफ सम सीरियल्स लाइक राइस एंड व्हीट, यानी कि धान और गेहूं के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनकी वाइबिलिटी केवल 30 मिनट की ही होती है। Some members of Leguminaceae, Rosaceae, Solanaceae have viability of months, यानी कि जो दलहन वाले पौधे हैं, जैसे हम सूरजमुखी की बात करें, उनकी वाइबिलिटी जो है महीनों तक होती है। अब पॉलन ग्रेन्स का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है? कहते हैं these are rich in nutrients, ये पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और इसलिए इसको पॉलन टैबलेट्स को फूड सप्लीमेंट के रूप में भी यूज किया जाता है। पॉलन टैबलेट्स और सिरप्स, ये ऐसा माना जाता है,
प्रूवन नहीं है। ऐसा माना जाता है कि एथलीट्स और रेस हॉर्सेस की जो उनकी परफॉर्मेंस है उसमें थोड़ा सा इजाफा होता हुआ देखा गया है कि रेस हॉर्सेस की एनर्जी को बढ़ते हुए देखा गया है पॉलन टैबलेट्स का यूज करते समय। पॉलन टैबलेट्स, पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं, इनको बहुत सालों तक हम लिक्विड नाइट्रोजन में अगर -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर करें तो उनको लंबे सालों तक स्टोर किया जा सकता है और उसके बाद दे आर यूज्ड एज पॉलन बैंक्स इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में इन पॉलन बैंक्स में रखे हुए पॉलन ग्रेन को यूज कर सकते हैं। पॉलन ग्रेन्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक पार्थेनियम, जिसे हम कहते हैं गाजर घास, कैरेट ग्रास, आर एलर्जिक फॉर सम पीपल। इट लीड्स टू क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स लाइक एस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। पॉलन ग्रेन्स जैसे गाजर घास की जो परागकण होते हैं, ये बहुत ज्यादा एलर्जी क्रिएट करते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर। अब हम बात करें अगर प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स में गायनीशियम यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है उसमें पिस्टिल होता है। अगर एक ही मोनोकार्पेलरी, अगर एक ही पिस्टिल है और अगर बहुत सारे पिस्टिल हैं तो मल्टी कार्पेलरी कहलाता है। अगर एक साथ फ्यूज्ड है पिस्टिल तो वो सिनकार्पस कहलाएगा और अगर फ्री है तो एपोकार्पस कहलाएगा। अब हर पिस्टिल में 3 भाग होते हैं, आप सभी को पता है। स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स, स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। स्टाइल क्या है? इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट है स्टिग्मा के नीचे की तरफ, जिस नली से पॉलन ट्यूब डेवलप होकर माइक्रोपाइलर एंड से एग सेल तक जाएगी। ओवरी क्या है? बेसल बल्ज्ड पार्ट है, नीचे की तरफ फूला हुआ भाग जो है वो ओवरी कहलाता है। ओवरी के अंदर होते हैं ओवेरियन कैविटी, जिन्हें हम लोक्यूल कह सकते हैं, और उसके अंदर प्लेसेंटा लोकेटेड होता है। अब हम बात करें अगर, तो जो ओव्यूल्स हैं उसके पास पाए जाते हैं मेगास्पोरेंजिया। जैसे कि ओव्यूल जो है गेहूं में एक होता है, धान में भी एक होता है, मैंगो में भी एक होता है, बहुत सारे होते हैं पपाया में, वाटरमेलन में और ऑर्चिड्स में। ठीक है, मेगास्पोरेंजियम यानी कि ओव्यूल क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात कर ली थी कि ये जो ओव्यूल है वो अटैच होता है प्लेसेंटा से कि स्टॉक के थ्रू, जिसको हम कहते हैं फ्यूनिकल जंक्शन, है ना, जो शरीर और बॉडी यानी ओव्यूल और फ्यूनिकल जहां पर अटैच होता है उसे हम कहते हैं हाइलम। ठीक है, इसमें 2 प्रोटेक्टिव एनवेलप्स होते हैं, इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, जहां पे एक छोटी सी स्मॉल ओपनिंग एक एंड पे होती है जिसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं, और माइक्रोपाइल के अपोजिट की तरफ होती है चैलेजा, जो कि बेसल पार्ट होता है। इंटेग्यूमेंट्स जो हैं, देयर इज अ मास ऑफ सेल्स called न्यूसेलस, इट्स सेल्स कंटेन्स रिजर्व फूड मटेरियल। उसके अंदर की तरफ न्यूसेलस पाया जाता है जिसमें बहुत सारा फूड मटेरियल रिजर्व होता है। इनसाइड द न्यूसेलस इज द एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट। न्यूसेलस के अंदर एम्ब्रियो सैक पाया जाता है और जिसको हम फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। एक ओव्यूल जो है सामान्य तौर पे उसके अंदर एक सिंगल एम्ब्रियो सैक पाया जाता है जो मेगास्पोर से बनता है। अब आपने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस पढ़ ली थी, ये है मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि मेगास्पोर्स, अगर मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का फॉर्मेशन होना, ये प्रोसेस को हम मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। इसमें एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल अगर माइक्रोपाइलर रीजन में क्या होता है वो डिफरेंशिएट कर देता है। इट इज अ लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एज अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। एमएमसी यानी कि मेगास्पोर मदर सेल एक मियोसिस डिवीजन के थ्रू 4 मेगास्पोर्स का निर्माण करती है और इसी प्रोसेस को मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अब मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में एक मेगास्पोर फंक्शनल होता है व्हाइल द अदर 3 डीजेनरेट। एक मेगास्पोर जो है वो क्रियाशील होता है और बाकी के 3 जो हैं वो धीरे धीरे डीजेनरेट हो जाते हैं। द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट। जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो फीमेल गैमेटोफाइट के रूप में डेवलप कर जाता है। द एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अगर एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन एक सिंगल मेगास्पोर से हो रहा है तो उसको हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। एम्ब्रियो सैक
यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है? न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म टू न्यूक्लियाई. दे मूव टू अपोजिट पोल्स फॉर्मिंग अ न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक. द न्यूक्लियस अगेन डिवाइड 2 टाइम्स, यानी 3 बार समसूत्री विभाजन होता है. 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8, है ना. तो 8 न्यूक्लियर स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो सैक. दीज डिविजन्स आर फ्री न्यूक्लियर. आर न्यूक्लियर डिविजन्स आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन. जो न्यूक्लियर डिवीजन है उसके बाद तुरंत सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है. जब 8 न्यूक्लिएटेड सेल वॉल की स्टेज आ जाती है तब वहां पे टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट बनना शुरू होता है. ठीक है. 6 of 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय सेल वॉल्स. जो 8 में से 6 न्यूक्लियाई जो हैं वो सेल वॉल के द्वारा सराउंडेड होते हैं और जो 2 बचते हैं वो पोलार न्यूक्लियाई कहलाते हैं और वो एक लार्ज सेंट्रल सेल के बीच में वो दोनों पोलार न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं. टिपिकल मैच्योर एम्ब्रियो सैक जो है वो कैसा होता है? 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है, यानी 7 कोशिकाएं होती हैं और 8 केंद्रक उसमें होते हैं. द सेल्स आर ग्रुप्ड एट द माइक्रोपाइलर एंड फॉर्म एग ऑपरेटर्स. सेल्स जो हैं वो ग्रुप्ड हो जाती हैं माइक्रोपाइलर एंड पे और वहां पे अंड कोशिका का निर्माण करती हैं, एग ऑपरेटर्स का निर्माण करती हैं, अंड उपकरण का निर्माण करती हैं, जिसमें 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं, 2 सिनर्जिड्स एंड 1 एग सेल. अब जो आप क्योंकि फर्टिलाइजेशन तक आप पूरा पढ़ चुके हैं तो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती किसके साथ है? केवल एग सेल के साथ. सिनर्जिड्स जो हैं वो क्या करती हैं? स्पेशल सेलुलर थिकनिंग्स होती हैं माइक्रोपाइलर टिप पे और वो बनाती हैं आपका फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स. जो फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स क्या करता है? पॉलन ट्यूब्स को सिनर्जिड्स के अंदर एंटर होने के लिए गाइड करता है या एस्कॉर्ट करता है. और चैलिजल एंड पे भी 3 सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं और लार्ज सेंट्रल सेल जो है उसमें 2 पोलार न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं. बात करें हम अगर पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम और एम्ब्रियो सैक की. ठीक है. तो गायनीशियम जो है उसमें सिंगल पिस्टिल भी हो सकता है तो क्या कहलाएगा? मोनोकार्पेलरी. अगर बहुत सारे पिस्टिल्स होंगे तो पॉलीकार्पेलरी या मल्टीकार्पेलरी. अगर फ्यूज्ड होंगे तो सिनकार्पस. अगर फ्री होंगे तो एपोकार्पस. अब एग्जाम्पल आपको लर्न करना है. अगर मल्टीकार्पेलरी और सिनकार्पस पिस्टल है तो पावर है उसका एग्जाम्पल. मल्टीकार्पेलरी है और एपोकार्पस है पिस्टल उसका तो माइशीलिया है उसका एग्जाम्पल. हर पिस्टल में 3 पार्ट्स होते हैं. स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है और ओवरी होता है. ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? लोक्यूल, जिसे हम ओवेरियन कैविटी कहते हैं और उसके अंदर प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है ना, जिसे हम मेगास्पोरेंजिया या ओव्यूल्स कहते हैं और ये प्लेसेंटा से ही आता है. ठीक. हम बात करें आगे मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल. ओव्यूल जो है इसका ये डायग्राम देख रहे हैं आप सभी. डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ये है आपका फ्यूनिकल, यानी कि ये पार्ट जो है ये फ्यूनिकल है और फ्यूनिकल और जो बाकी का एरिया है उसको अटैच करने के लिए फ्यूनिकल और जहाँ पे इंटेगुमेंट अटैच है वहां पे उस वाले अटैचमेंट को, उस संधि को हम कहते हैं हाइलम. ठीक है. अब उसके बाद 2 पार्ट्स हो गए. एक तो माइक्रोपाइलर पोल हो गया, माइक्रोपाइलर जिसमें माइक्रोपाइल बनता है, ऐसी जगह जहां पे इंटेगुमेंट नहीं होते हैं. ठीक है. और 2 लेयर्स होती है इंटेगुमेंट के, आउटर और इनर. उसके अंदर की तरफ न्यूसिलस प्रेजेंट होता है जिसमें बहुत सारा साइटोप्लाज्म होता है और पोषक तत्व भी प्रेजेंट होते हैं और सबसे अंदर पाया जाता है एम्ब्रियो सैक और होता है चैलिजल पोल. अब मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस क्या है? मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस ये है कि वहां पे द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल बाय मेयोटिक डिवीजन इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस. इसको हम महाबीजाणु जनन कहते हैं और ये प्रोसेस कहाँ पे होती है? ओव्यूल में होती है. ओव्यूल जो है सिंगल मेगास्पोर मदर सेल को जब MMC यानी मेगास्पोर मदर सेल में कौन सा डिवीजन होता है? मियोटिक डिवीजन होता है. तो इसमें 4 मेगास्पोर्स का निर्माण होता है. हर एक फ्लावरिंग प्लांट में या ज्यादातर फ्लावरिंग प्लांट में 3 मेगास्पोर्स जो है वो डीजेनरेट हो जाते हैं और 1 मेगास्पोर जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक में डेवलप हो जाता है. अगर हम बात करें तो
तो ये जो सेल्स हैं, जो 8 न्यूक्लियाई और 7 सेल्ड स्ट्रक्चर है, इसमें 3 सेल्स जो है वो माइक्रोपाइलर एंड पे प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम अंड उपकरण या एग ऑपरेटर्स कहते हैं। 3 प्रेजेंट होती हैं चेलेजल साइड पे, जिसे हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। एम्ब्रियो सैक जो है 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है, और 2 जो पोलर न्यूक्लियाई हैं एक सेल के अंदर होते हैं, वो बीच में मौजूद होती है। आप स्क्रीन में जैसा देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये मियोटिक डिवीजन हो रहा है, 4 मेगास्पोर्स का निर्माण, मेगास्पोर टेट्राड का निर्माण हुआ इसमें, और उसके बाद इस तरह से 8 सेल स्ट्रक्चर में आपका 3 सेल्स माइक्रोपाइलर एंड पे और 3 सेल्स आपका चेलेजल एंड पे पहुंचती हैं, है ना, जिसमें से एक एग सेल होती है और 2 सिनर्जिड्स होते हैं, और इसके पास फिलीफॉर्म ऑपरेटस भी होता है। सेंट्रल सेल जो है उसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, और चेलेजल एंड पे 3 एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और ये आपका एम्ब्रियो सैक का पूरा डायग्राम है, जिसमें पीछे की तरफ ये एग सेल है, जिससे एक मेल गैमीट का फर्टिलाइजेशन होगा, सिनर्जिड्स, और यहाँ पे फिलीफॉर्म ऑपरेटर जो है गाइड करता है पॉलन ट्यूब को एंट्री होने से। अब मेल और फीमेल गैमीटोफाइट के बारे में आपने पढ़ लिया। उसके बाद आया आपका पॉलिनेशन, परागण। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें 2 तरीके का होता है, आपका स्वपरागण होता है, परपरागण होता है। स्वपरागण ऐसा जब फ्लावर जो है ओपन ही ना हो और अंदर क्रॉस पॉलिनेशन की संभावना ही ना हो। 2 तरीके के होते हैं, चैज्मोगैमस। जिटोनोगैमी का मतलब क्या है? पॉलन ग्रेन्स जो है एंथर से स्टिग्मा पे डिफरेंट फ्लावर पे हो। अगर एक ही प्लांट के डिफरेंट फ्लावर में परागण की प्रक्रिया हो तो जिटोनोगैमी कहलाती है। अगर पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा के डिफरेंट प्लांट के फ्लावर पे हो लेकिन सेम स्पीसीज हो तो क्या कहलाएगी? जीनोगैमी कहलाएगी। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में आप सभी जान चुके हैं कि एबायोटिक एजेंट भी होते हैं और बायोटिक एजेंट भी होते हैं। विंड पॉलिनेशन, पॉलन ग्रेन्स जो है इसमें क्या होते हैं? जब वायु परागण होता है तो पॉलन ग्रेन्स उसी के जैसे अनुकूलित होते हैं, लाइट वेट होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं, विंग्ड होते हैं, और एंथर वेल एक्सपोज्ड होता है, स्टिग्मा लार्ज होता है, फेदरी होता है। और एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं कॉर्न कॉब की, यानी कि मक्के की बाली की। वाटर पॉलिनेशन आपका पाया जाता है ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में और एल्गी में, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के लिए वाटर के मीडियम का होना नेसेसिटी है, वो आपका जल परागण की प्रक्रिया के तहत होता है। ठीक है, इसमें आपका पॉलन ग्रेन्स जो है वो बहुत ज्यादा संख्या में प्रोड्यूस होते हैं और ये नेक्टर को प्रोड्यूस नहीं करते। इंसेक्ट पॉलिनेशन में हमने बात करी कि फ्लावर्स जो है बहुत सुंदर, बहुत बड़े बड़े चटकीले रंगों में, कलरफुल, फ्रेग्रेंट, बहुत खुशबू वाले और बहुत सारे फूलों के रस वाले फूल होते हैं, जिनमें इंसेक्ट पॉलिनेशन पाया जाता है। और इसके पॉलन ग्रेन्स जो है वो स्टिकी होते हैं और स्टिग्मा भी इसका स्टिकी होता है। जो पॉलिनेटर्स हैं उनको रिवॉर्ड के तौर पे नेक्टर मिलता है और उनको एडिबल पॉलन ग्रेन्स भी फूड के रूप में मिलते हैं, और उनको एग लेइंग के लिए सेफ प्लेस भी प्रेजेंट होता है, मिलता है, जैसे कि यूका प्लांट, है ना। आप फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। यहाँ पे जब स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन्स ने लैंडिंग की तो फेवरेबल कंडीशन में पॉलन ट्यूब का निर्माण होना शुरू हो जाता है, डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, और वो इस रास्ते से आते हैं। फिलीफॉर्म ऑपरेटस उसको गाइड करता है और यहाँ जाकर इस एग सेल में इसका फर्टिलाइजेशन होता है। इसके अंदर 2 मेल गैमीट्स होते हैं, 2 मेल गैमीट्स होते हैं। एक मेल गैमीट एग सेल के साथ फ्यूजन करेगा और दूसरा मेल गैमीट इन दोनों पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन करेगा। किसके साथ फ्यूजन करेगा? एक तो पोलर न्यूक्लियाई प्लस मेल गैमीट और एक एग सेल प्लस मेल गैमीट। है ना, यहाँ पे भी मेल गैमीट का निर्माण हो, मेल गैमीट जो है जाके किसके साथ फ्यूजन करेगा? और पोलर न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे भी जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, और उसके बाद क्या होगा? पोलर न्यूक्लियाई पे अब इसमें आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में अगर हम बात करें तो
पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बारे में हमने जाना था, है ना। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या होता है इसके बारे में हमने बहुत ब्रीफ में पढ़ लिया था। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन का मतलब है कि पॉलन और पिस्टिल का फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होने के लिए आपस में वार्तालाप होता है। बिल्कुल अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे क्या होता है आपस में वार्तालाप। कौन सा पॉलन किस पिस्टिल पे जाएगा, पॉलन ट्यूब डेवलप होगी कि नहीं, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी कि नहीं, ये डिपेंड करता है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन पर। तो मनुष्य के पास दिमाग है, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन को मैनिपुलेट करके हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस के द्वारा भी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कराई जाती है मैनुअली, और इसके लिए कुछ तरीके अपनाए जाते हैं। जैसे अगर एक द्विलिंगी पुष्प है तो उसमें इमैस्कुलेशन की प्रोसेस के द्वारा एंथर को रिमूव कर दिया जाता है। बैगिंग की प्रोसेस के द्वारा फ्लावर को कवर्ड कर दिया जाता है। बटर पेपर से बने हुए होते हैं जो बैग्स, और वो स्टिग्मा के कंटामिनेशन को रोक सकते हैं जिससे अनवांटेड पॉलन वहां पे पहुंचने ना पाए। बैग्ड फ्लावर जो है वो मैच्योर पॉलन ग्रेन्स, जब बैग्ड फ्लावर होता है, जब उसके अंदर रेसेप्टिविटी आ जाती है तो उस टाइम पे मैच्योर पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा पे छिड़क दिया जाता है और उसके बाद फिर से उसको रीबैग कर दिया जाता है जिससे फ्रूट्स जो है डेवलप होने लग जाए। ठीक है, अब मैंने आपको कल पढ़ाया था डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में। ठीक है, मैंने थोड़ा सा फास्ट आज के सेशन में इसलिए कराया क्योंकि हम इसको ब्रीफ में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, पूरा आपको मैं समझा चुकी हूँ। आज मैंने आपको पूरा चैप्टर एक बार से रिवाइज करवाया। डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट में मैंने आपको बताया था कि जब दो मेल गैमीट्स होते हैं पॉलन ट्यूब के अंदर, उसमें से आफ्टर एंटरिंग द वन ऑफ द सिनर्जिड्स, जब हम किसी सहायक कोशिका के अंदर एंटर करते हैं तो हर पॉलन ग्रेन जो है पॉलन ट्यूब के थ्रू दो मेल गैमीट्स को रिलीज करता है। एक मेल गैमीट जो है फ्यूज होता है एग के साथ, ये प्रोसेस कहलाती है सिनगैमी। एग के साथ अगर फ्यूजन हो रहा है मेल गैमीट का तो ये प्रोसेस कहलाती है सिनगैमी। और इसके अलावा दूसरा मेल गैमीट जो है वो फ्यूज होता है दो पोलार न्यूक्लियाई के साथ, इसको हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन या त्रिसंलयन कहते हैं इसको। और इससे क्या होता है, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप होता है। इससे क्या डेवलप होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप होता है। अब चूंकि दो तरीके का फ्यूजन एक ही एम्ब्रियो सैक के अंदर हो रहा है, इसलिए इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन का इवेंट कहते हैं। The pen develops into the endosperm and zygote develops into embryo। अब ये डबल फर्टिलाइजेशन की परिभाषा और इन वर्डिंग्स को आप अपनी कॉपी में जरूर से नोट करेंगे। परिभाषा को सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करेंगे। बच्चों, आज की क्लास में चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पूरे चैप्टर का मैंने आपको रिवीजन करवा दिया है। अगले सेशन में हम क्या करेंगे, पॉली एम्ब्रियोनी और एपोमिक्सिस, दो कॉन्सेप्ट आपके बचे हैं, उनको हम क्लियर करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज के सेशन में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।